everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube channel जहाँ पे चल रहा है Quick Revision Concept Series for Delhi Judicial Services as well as इससे पहले स्टूडेंट्स हमने काफी सारे वन शॉट्स करवा रखे हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको क्विकली रिविजन करना है अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का तो वन शॉट्स देख सकते हैं। और इस क्विक कॉन्सेप्ट सीरीज में इससे पहले स्टूडेंट्स हम SRA कवर कर चुके हैं, हम लिमिटेशन एक्ट कवर कर चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर चुके हैं एंड CRPC के भी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। इस पूरी कॉन्सेप्ट सीरीज का एक ही मकसद है कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। सो ये रिवीजन चल रहा है PYQs को एनालाइज करते हुए एंड ये PYQs की सीरीज देखते हुए आपको खुद महसूस होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस वापस से रिपीट हुए हैं और आपको ये रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चंस है इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। आईपीसी का आज का सेगमेंट जब हम शुरू करेंगे, आज भी लेंगे और एक और सेशन आपके लिए आने वाला है बिकॉज आईपीसी एक मेजर लॉ है, वहां से क्वेश्चंस काफी नंबर में आपको देखने को मिलता है, तो हम इस पे लगभग 2 लेक्चर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको सेशंस एनालाइज करने के बाद, इनफैक्ट अभी तक आपको पढ़ने के बाद भी पता चल चुका है कि आईपीसी का एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो वहां से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इवन मैं कहूं तो जनरल एक्सेप्शन के इलस्ट्रेशन एज इट इज उठा के आपको पूछे गए हैं वेदर इट अमाउंट्स टू ऑफेंस और नॉट और वेदर दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन बिलोंग्स टू जनरल एक्सेप्शन और नॉट, या फिर यहाँ पे अमाउंट ऑफेंस जो है वो अमाउंट करेगा नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईपीसी का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम 2014 में क्या पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 34 एंड 149, जो कि हमारे कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो उन्होंने डिफरेंस पूछा। अब ये डिफरेंस अगर आपने मेन पर्सपेक्टिव से तैयार कर रखा है तो भी आपके लिए समझना इजी है और आप अच्छे से एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखो पहला ऑप्शन क्या बोला है, where in section number 34 there must be at least 5 person, 149 requires only 2 persons। ये तो सामने क्लियर कट आपको ऑप्शन ही गलत दिख रहा है। सेक्शन 149 is a rule of evidence whereas 34 creates a specific offense, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि 149 creates an offense and 34 क्या है, it is a rule of evidence। Okay, 149 में if you be a part of that assembly then it constitutes to be an offense, but under 34 it is not, it is merely a rule of evidence। Section 34 requires active participation in action whereas 149 requires mere passive membership of unlawful assembly। Absolutely correct। 134 में, section 34 में active participation हुआ it will do, but 149 में even unintentionally or even intentionally अगर हम बोले you have an idea or you have a knowledge that the party to which you are becoming or the group which you are getting into is an unlawful assembly, तो वो पैसिव मेंबरशिप बनने पर भी आपको ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। चलो इसी बात पे हम इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं अच्छे से। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट इज टू से सेक्शन 34 एंड 149। मीनिंग क्या है, कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, दैट यू इंटेंड टू डू दैट थिंग। Object means that what is the ultimate goal that you want to do. Intention means whatever you have planned, you all have planned it together and you want to execute that plan, you want that particular result, you intend to do, all of you have a same intention, implies a meeting of mind of person charged of the crime requiring a preliminary unity। Preliminary unity means before the commission of crime there has to be a unity amongst you, that is to say जितने भी members हैं उन सब में क्या होना चाहिए, एक मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए बिफोर कमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राइम। कॉमन ऑब्जेक्ट refers to the purpose which is shared by all the members of the unlawful assembly। they have a particular goal, particular objective that they want to achieve। प्रायर अरेंजमेंट एंड कंसेंसस इंटेंशन में होता है, बिल्कुल होता है, इट इज रिक्वायर्ड बिफोर द क्राइम टेक्स प्लेस। बट व्हाट अबाउट कॉमन ऑब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये बिफोर टाइम के कोई जरूरी नहीं है, एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस और एट द लेटर स्टेज, एट एनी स्टेज अगर कोई और पर्सन आपको अनलॉफुल असेंबली में एक मेंबर बनता है, कॉमन ऑब्जेक्ट कहेंगे हम वहां पे। प्री अरेंज प्लान कॉमन इंटेंशन में होता है, बिल्कुल होता है। द क्रिमिनल एक्ट इज अ रिजल्ट ऑफ प्री अरेंज प्लान, दैट इज टू से ये कहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको, प्रिलिमिनरी यूनिटी। कॉमन ऑब्जेक्ट में द क्रिमिनल एक्ट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ प्री अरेंज प्लान, कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे पहले से कुछ प्री अरेंज आपका प्लान था ही था। नंबर ऑफ पर्संस कॉमन इंटेंशन में 2 तो होने ही होने चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट फॉर अनलॉफुल असेंबली वी नो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव हमेशा और हमेशा अनलॉफुल असेंबली की बात कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो फिर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है देयर हैज टू बी 5 और मोर पीपल। सब्सटैंटिव ऑफेंस, क्या आपका कॉमन इंटेंशन सेक्शन नंबर 34 में आपका एक हम कहे तो सब्सटैंटिव ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एविडेंस का रूल देता है आपको। It sets out the principle of constructive liability without the creation of any substantive offense।
सेक्शन नंबर 34 लग जाना दैट डजंट मीन्स दैट यू विल बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस, बट 149 मीन्स इट इज अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, बिकॉज 149 में आपको क्लियरली पनिशमेंट के लिए भी बताया है. ओके. लाइबिलिटी, ऑल पर्संस इन्वॉल्व्ड इन कमिटिंग द क्राइम आर इक्वली लाइबल, सबकी बराबर लाइबिलिटी बनने वाली है. बट कॉमन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑल द पर्संस इन्वॉल्व्ड इन कमिटिंग क्राइम मे और मे नॉट बी इक्वली लाइबल डिपेंडिंग अपॉन, सी उनका एक ऑब्जेक्टिव था दैट दे वांट टू अचीव. अब वो कौन से रास्ते से दे वांटेड टू अचीव डिपेंड्स अपॉन दैट कि उनकी सजा कितनी मिलने वाली है, किस ऑफेंस के लिए उनको ट्राई किया जाने वाला है. बट दे हैड अ कॉमन ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन. आगे चले, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स. सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको. इट सेज इलस्ट्रेशन बेस्ड आया है. A is carried off by a tiger. Z fires at the tiger in good faith. The catch over here is good faith. Intentionally कर देता तो obviously offense की कैटेगरी में आ जाता, but objective क्या था, good faith, intending to rescue A. Objective वहां पे था उसका A की लाइफ को सेव करना. Knowing it, he knew that it is going to cause the death of A. Knowing it to be likely that the shot may kill A. Chances था, probability था, उसको knowledge था कि शायद A को लग सकती है. Still he took the risk. Why? To save the life of A. The shot fired Z gives A mortal wound. A को एक mortal wound मिल जाता है. Mortal means which is sufficient to cause death. Z has committed no offense, culpable homicide not amounting to murder, or offense of causing death by negligence. No offense होगा. Why? You have to catch the word good faith. Direct आपका illustration आया है, और आया कौन से section से? Section number 92. ध्यान रखना, it is saying good faith भी होना चाहिए and for the benefit of that person होना चाहिए. Although that person is not in condition to give you the consent, you have decided that it is in his benefit, that whatever you are doing वो उसकी अच्छे के लिए है, उसके भले के लिए है. See what does section number 92 states. Act done in good faith for the benefit of person without his consent. So ध्यान रखना, 88 की बात करें, 89 की बात करें, 90 की बात करें, जो कि बोलता है when consent is a consent or when a consent will not be considered a consent. सो यू नीड टू इंश्योर कि जब सेक्शन नंबर 92 की बात करें, ये विदाउट कंसेंट है बेटा. 88 में कंसेंट है, 89 में आप लॉफुल गार्डियन की कंसेंट ले रहे हैं. क्लियर है, हाँ कि ना? बराबर. सेक्शन नंबर 90 क्या बोलता है? अ कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट इफ इट इज टेकन अंडर द फियर ऑफ इंजरी. अगर आपने इंजरी के फियर में कोई कंसेंट ली है. नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट. फैक्ट आपने उलट पुलट के बोला उसको और उस पर्सन की कंसेंट ले ली. Next is consent of a person below the age of 12 years or consent of an unsound mind person. These are not a valid consent. It does not constitute to be a valid consent. Also, the person who has obtained such consent knows that the consent obtained is under fear of injury or misconception of the fact. Then it is not a valid consent as per section number 90. इसको connect कर सकते हैं section number 13 and section number 14 of Indian Contract Act. Section 13 which defines what is a consent and section 14 defines that what is a free consent. So 92 क्या बोलता है? Nothing is an offense by reason of any harm. ऐसा कोई भी harm which, first देखना, it may cause to a person, उसको हो सकता है ऐसा, for whose benefit it is done in good faith. So पहला क्या बोला? It may cause. Second, for the benefit. Third is in good faith, even without that person's consent. The fourth element is without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent. अब वो टाइगर उस ए को लेके जा रहा है, क्या वो ए उस वक्त कंसेंट दे सकता है? नहीं दे सकता. So you have to decide it by your due diligence that whether that act is such which requires your initiation of any act, और डू यू हैव टू वेट फॉर दैट पर्सन कि हाँ भैया तुम शेर के मुंह से बाहर आ जाओ फिर कंसेंट दे दो. फिर तो वो खुद ही बच गया ना. सिग्निफाई नहीं कर सकता अपनी कंसेंट, या उसके बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता. और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट. इनकेपेबल कौन है कंसेंट देने के लिए? चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 इयर्स एंड एन अनसाउंड माइंड पर्सन. ये दोनों ही कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल है. इनके बिहाफ पे कोई कंसेंट नहीं दे पा रहा है एंड हैज नो गार्डियन, या तो उनका कोई गार्डियन नहीं है, और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ, या फिर उनका जो पर्सन है जिसके लॉफुल चार्ज में वो रह रहे हैं उसको आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं. From whom it is possible to obtain the consent in time for being thing to be done with that benefit. So in that case, you can take the risk of causing the harm to that person whereby you know that it might happen, but at the same time your objective is what? In good faith for that benefit of the person.
तो दैट इज योर सेक्शन नंबर 92। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दिल्ली जुडिशरी में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि इनका जनरली आईपीसी को देखें तो आईपीसी में इनका रुझान कहां पे ज्यादा रहा है? आईपीसी में ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन दोनों में ही इनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो अभी हमने कौन सा देखा? जनरल एक्सेप्शन। तो ध्यान रहे, जनरल एक्सेप्शन अच्छे से करके जाना है, जनरल एक्सेप्शंस भी अच्छे से करके जाना है, एक्सेप्शंस प्लस एक्सप्लेनेशंस, बॉडी एंड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस। और एक और ऑफेंस मैं आपको बोलूंगी, दैट इज रेप्यूटेशन का ऑफेंस। व्हाई रेप्यूटेशन का ऑफेंस? रीजन बीइंग स्टूडेंट्स कि अभी डेफमेशन से रिलेटेड इंडिया में बहुत लैंडमार्क केसेस चल रहे हैं and we have seen member of parliaments losing their seat because of such cases, चाहे वो पॉक्सो का मामला हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला हो, डेफमेशन का मामला हो, जितने भी लॉज या जिन लॉज से रिलेटेड मुद्दे अभी इंडिया में थोड़े हीटेड नोट पे चल रहे हैं या जिनके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं, सो इन दैट केस वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यही तरीका, यही जो रुझान है वो क्लैट में भी देखने को मिला है स्टूडेंट्स को। सेम विल गो विद योर दिल्ली जुडिशरी ऑल्सो। आपको एडीआर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डेफमेशन पे केस देखने को मिलेगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे केस को देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। सो मेक श्योर नॉट टू लीव दिस टॉपिक्स बिकॉज डीजेएस डजंट वांट्स टू, या दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की जो अथॉरिटीज हैं वो ये चेक नहीं करना चाहते कि आपको कितना अच्छे से पेरेक्ट रटा हुआ है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप जो इंडिया में अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो लॉस के प्रति आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर है। So current affairs has to be connected with your laws and then give the priority accordingly to those particular topics. Okay, so what is not a stolen property? Stolen property की definition में क्या नहीं आता है? Possession whereof was obtained by cheating, possession whereof was obtained by robbery, possession whereof was obtained by extortion, और possession whereof was obtained by criminal breach of trust। तो इसमें क्या नहीं आता? चीटिंग वाली जो प्रॉपर्टी है वो स्टोलन प्रॉपर्टी में नहीं आती है, बाकी सारी के सारी आती है। देखो सेक्शन 410 पढ़ेंगे एक बार। प्रॉपर्टी द पोजेशन whereof has been transferred by, first is theft, तो थेफ्ट से ली गई कोई भी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी में आएगा। एक्सटॉर्शन, क्या पढ़ा हमने? एक्सटॉर्शन। नेक्स्ट इज रॉबरी, रॉबरी से प्रॉपर्टी लिया, दैट विल आल्सो अमाउंट टू स्टोलन प्रॉपर्टी। एंड द प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, सो दोनों आ गया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एज वेल एज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ गया, और इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कम्युनिकेटेड is designated as a stolen property। वो किसकी कैटेगरी में आएगा? स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। Whether the transfer has been made or the misappropriation or the breach of trust has been committed within or without India, so this offense wherever it may be committed, ये क्या आएगा? स्टोलन प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगा। But if such property subsequently comes into the possession of the person legally entitled to the possession, it ceases to be a stolen property। What does this mean? ये ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ आ सकता है। प्रॉपर्टी मेरी थी स्टूडेंट्स, दिस प्रॉपर्टी, दिस बैग बिलोंग टू मी, a person came and took that property out of my possession, that means this amounts to theft without my consent, dishonest intention, moving a property, प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। लेकिन बाद में ये वापस मेरे पोजीशन में आ गई प्रॉपर्टी, मान लो मुझे कहीं पे मिल गई या मैंने छीन ली वापस ये प्रॉपर्टी उस पर्सन से, सो दिस प्रॉपर्टी इज नो मोर अ स्टोलन प्रॉपर्टी बिकॉज नाउ दिस प्रॉपर्टी इज बैक इनटू द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी। तो मैं एंटाइटल्ड हूं उस प्रॉपर्टी के लिए। ध्यान रखना, थेफ्ट के लिए बेटा ओनरशिप जरूरी नहीं है, ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी फॉर थेफ्ट। यहाँ पे भी देखो, जब पोजेशन वापस आ गया, जब कब्जा वापस आ गया, it is sufficient to say that now this property is no more a stolen property, ceases to be a stolen property। ओनरशिप ना तो थेफ्ट में जरूरी, ना स्टोलन प्रॉपर्टी में जरूरी है, पोजेशन जरूरी है, पोजेशन मैटर्स। क्लियर है? ओके, which of the following cases the offense of, okay so wait a minute बेटा, इसका आंसर हमें मार्क करना था, yes the possession was obtained by cheating। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला हाउस ब्रेकिंग, थोड़ा हाउस ब्रेकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, तो इतना क्लियर हो रहा है ना कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस पूछे गए हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग इज कमिटेड, किसमें हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कमिट हुआ है? लेट्स रीड ऑल ऑफ देम। A commits house trespass by entering Z's house, okay, through the door, यहाँ पे क्या चाहने वाला है? Through the door, having lifted a latch by putting a wire through the hole in the door।
जहां पे लैच लगा हुआ था, बट आपने जहां उसकी कीज, जहां जो होल है उसका कीज डालने का, वहां पे आपने एक वायर पुट किया उसके डोर में, सो दैट द डोर गेट्स ओपन, so that amounts to house breaking, because that latch was for what? That latch was to ensure that nobody comes into the house or nobody trespasses that particular area. A finds the keys of Z's house door, which Z has lost, and commits house trespass by entering Z's house through that key. कौन उस पर्टिकुलर घर में लीगली एंटाइटल था घुसने के लिए? जेड था, लेकिन ए ने वो घूमी हुई चाबी ढूंढ कर जेड के घर में घुस गया, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग. Z, the doorkeeper of Y, is standing in Y's doorway. उसके गेट के बीच में खड़ा हो गया. A commits house trespass by entering the house, having deterred Z from opposing him by threatening to beat him. तो Z क्या था? The doorkeeper of Y is standing in Y's doorway. बीच में खड़ा हो गया, Y को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने दे रहा है, एंड इस मौके का फायदा उठाते हुए ए वहां पे उस घर में घुस जाता है. सो ऑल ऑफ दीज विल अमाउंट टू बेटा हाउस ट्रेसपास. हाउस ट्रेसपास देखते हैं कि हाउस ट्रेसपास में या हाउस ब्रेकिंग में क्या क्या आता है. हालांकि इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने क्लियर कट हाउस ब्रेकिंग पूछा, तो हम लोग हाउस ब्रेकिंग में ये देखेंगे कि क्या क्या तरीके से एक पर्सन हाउस ब्रेक करता है. If any person effects his entrance into the house or any part of it, चाहे वो हाउस है या उसका कोई भी पार्ट है, in 6 ways, ways कितने हैं? 6 ways हैं. और he quits, तो मतलब एंटर करना प्लस बाहर आना. So I can say ingress and outgress the house or any part of it in any of the 6 ways. जिसमें पहला कौन सा है? He enters or quits a through a passage made by himself. खुद ने ही कोई पैसेज बनाया था, खुद ने ही मान लो कोई सुरंग बना दी, कोई रास्ता बना दिया, तो वो तो रास्ता, that area or that rasta was not meant to lawfully enter into that house. You yourself made, build that house or build that passage to enter, so that is a house breaking. Second is he enters or quits through any passage not intended by any person for human entrance. वो human entrance के लिए है ही नहीं वो रास्ता, आप उस एरिया से एंटर कर रहे हो. खिड़की is not or window is not a way for humans to enter into a house. That is for what? That is for ventilation, fresh air आने के लिए है. So if you are trying to enter through a window, so that will amount to house breaking. Third is if he has opened any passage in order to committing of the house trespass. जो passage बंद रहना चाहिए था, आप उस passage से enter किए हो. मेरा दरवाजा था, मैंने यहाँ पे ताला लगा रखा था, आप ताला तोड़ के घुसे हैं. So that amounts to what? That amounts to house trespass. ठीक है, that amounts to house trespass, जो कि house breaking होता है आगे. He enters or quits by opening any lock. कोई लॉक खोल के, कोई लॉक खोल के, बेटा ये कोई भी पैसेज हो सकता है, कोई भी पैसेज अगर आप ओपन करके आए. ये स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है लॉक. लॉक इज meant for what? It is meant to restrict any person who tries to access that particular place जो ऑथराइज नहीं है. अनऑथराइज तरीके से किसी पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, अनऑथराइज एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये लॉक लगाया जाता है. He effects his entrance or departure by using criminal force or committing any assault to a person. कोई पर्सन है जो अपने दरवाजे के बाहर खड़ा है और आपको नहीं घुसने देना चाह रहा है, you are assaulting him, या उसको कोई थ्रेट दे रहे हो, क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हो उसके अगेंस्ट, और ये करके आप घर में एंटर कर रहे हो, दिस विल अमाउंट टू हाउस ब्रेकिंग. He enters or quits by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure. हम एक ऐसे जगह से घुस रहे हैं जो कि हमें पता है कि बंद की हुई है एंड यहां से हमें एंटर करना अलाउड नहीं है. अगर पता है कि ये गायों का एरिया है और यहाँ आना अलाउड नहीं है, जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चेन वगैरह लगा के बंद कर रखा है, आप उस पैसेज से एंटर करने की कोशिश कर रहे हो और ये पता होते हुए कि इसको बंद कर रखा है, हम ही लोगों से बचाने के लिए बंद कर रखा है, still if you try to enter it, it will amount to house breaking. So that was your question number 4. That means all of the above, या सारे के सारे सिचुएशन स्टूडेंट्स किसी कैटेगरी में आएंगे? हाउस ब्रेकिंग की कैटेगरी में आने वाले हैं. ये 6 वेज आपको अच्छे से पता होने चाहिए. मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी दे रखे हैं. ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया या ह्यूमन बॉडी हो रखा है, इवन जनरल एक्सेप्शंस के सबके इलस्ट्रेशन पढ़ के जाना, क्योंकि ये सब इलस्ट्रेशंस हैं. फिर आप वहां पे सोचोगे कि ये चीजें कहां से आ गई, तो इलस्ट्रेशन पढ़ लो. फॉरगेट ऑल दी बुक्स राइट नाउ. इट इज ओनली एंड ओनली योर बैरेक जो कि आपको डीजेएस में एंट्री दिलवाएगा. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, A finds a gold ring on the road, knowing it be the property of Z. ये पता है उसको कि ये Z की प्रॉपर्टी है और रोड पे मिल गई है.
लॉस्ट प्रॉपर्टी है। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैं इसको कनेक्ट करूं तो वो क्या कहता है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स का स्टेटस कैसा होता है, बेली का होता है। बेली का होता है मतलब क्या, आपकी ड्यूटी बनती है टू टेक केयर एंड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन, बनती है। हालांकि इस केस में Z को पता था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, नोइंग इट टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ Z, सॉरी A को पता था कि ये Z की प्रॉपर्टी है। He having unknowingly lost it there, A picks up the ring and pledges it with a money lender to raise the loan. ये पता होते हुए दैट ये प्रॉपर्टी Z की और Z अननोइंगली यहाँ गिरा चुका है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, A उस प्रॉपर्टी को पिकअप कर लेता है और मनी लेंडर को दे देता है लोन के लिए। A हैज कमिटेड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और थेफ्ट। थेफ्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये Z के खुद के पोजेशन में थी नहीं, तो वहां से A उसके Z के पोजेशन में से लेके नहीं आया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा नहीं बिकॉज Z ने प्रॉपर्टी एंट्रस्ट नहीं की थी। एंट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है, सौंप देना, दे देना, प्रॉपर्टी को थमा देना आपके पोजेशन में और बोलना देखभाल कर लेना। उसके बाद इफ यू misappropriate that property, that will amount to criminal breach of trust. But in this case, no entrustment was given. Whenever you find any lost property and you do not take sufficient measures to find its real owner or try to relocate that person with due diligence, तो फिर ऑटोमेटिकली ये डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में आ जाता है। इसी बात पे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे एंड थेफ्ट भी पढ़ेंगे। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में इतना दिक्कत नहीं है जितना कि थेफ्ट में है। फटाफट से हम स्टूडेंट्स अब थेफ्ट के वो सारे एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे बिकॉज आगे थेफ्ट के बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इवन एक्सप्लेनेशन से भी। थेफ्ट की डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, इट सेज whoever intending to take dishonestly, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। डिसऑनेस्टली का मतलब क्या है, इट क्लियरली मींस दैट wrongful gains to somebody and wrongful loss to somebody। wrongful gains हमें हो जाए, wrongful loss सामने वाले पर्सन को हो जाए। wrongful gains means the gains to which the person acquiring is not legally entitled to, and wrongful loss is the loss that the party suffers who is not legally entitled to suffer that loss। क्लियर है, of any movable property। remember this thing, theft के लिए हमेशा it has to be a movable property out of the possession of any person। now this any person means what, this any person means that the person must have a lawful possession। चोर के हाथ से अगर किसी ने वो माल चोरी कर लिया, तो चोर तो खुद चोरी करके लाया था, उसके हाथ में से चोरी कर लिया, कैन वी से दैट विल अमाउंट टू थेफ्ट? नो, बिकॉज ही वाज नॉट the lawfully entitled, he was not lawfully entitled to hold the possession of that property। so this any person according to the precedents means the lawful possessor of that property। okay, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, अब वो कंसेंट इंप्लाइड हो सकती है या एक्सप्रेस हो सकती है, उसकी कंसेंट के बिना आपने वो प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इफ यू मूव्स इट स्लाइटली ऑल्सो इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, अगर आपने थोड़ा सा भी उस प्रॉपर्टी को हिला दिया ताकि आप उसको चोरी करके लेके जा सको बाद में भी, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट, इट इज सेट टू कमिट थेफ्ट। नोट करो सबसे पहले, theft can be committed only with respect to movable property। secondly in theft possession of the thing matters and not the ownership। मार्क कर लो क्योंकि एग्जाम में आएगा एंड फिर आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे। वर्ड खुद ने इन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला है, पोजेशन पोजेशन पोजेशन, नो ओनरशिप। देखो एक्सप्लेनेशन, देखो एक एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज a thing so long as it is attached to the earth not being movable property is not a subject of theft। so the conclusion over here is that immovable property can never be a subject matter of theft। absolutely correct। but beta the moment immovable property is severed from the earth, severed means it is separated from the earth। for that matter let's take an example of a tree। पेड़ है, पेड़ खड़ा है, जमीन से धरातल से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें, रूट्स जो हैं वो क्या हो रखी है स्टूडेंट, स्प्रेड हो रखी है अंदर। we haven't embedded the roots, it was itself rooted into the earth। ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था, मैन मेड या आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस नहीं था, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो जब वो रूट्स ऑलरेडी अर्थ के अंदर जा चुकी है सो इट विल अमाउंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो अभी पेड़ क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट द मोमेंट यू ट्राई टू सिवियर इट, दैट इज द मोमेंट यू ट्राई टू सेपरेट इट फ्रॉम द अर्थ, एज सून एज ट्री नीचे गिरता है, वो धरती से अलग हो जाता है, नाउ दैट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो पेड़ क्या हो गया, अब वो पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया है। मतलब अब अगर पेड़ को कोई लेके गया जो कि लॉफुल पोजेसर नहीं है, नाउ इट विल अमाउंट टू थेफ्ट।
So property which was initially immovable property, but when it got severed from the earth, now it becomes a subject matter of theft. अब उसका चोरी अगर किया जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ जी वो चोरी थी, ठीक है, हालांकि वैलिड चोरी नहीं होती, बिकॉज theft is what, invalid, that is to say it is illegal, it is an offense, okay, but it becomes capable of being the subject of theft. Theft का subject matter बन सकता है, okay, as soon as it is severed from the earth. Explanation 2, a moving effect by such act of severance may be a theft. अगर मूविंग इफेक्ट भी दे दिया हमने जिससे कि वो उस चीज से अलग हो जाए जिससे कि जुड़ा हुआ था, दैट अमाउंट्स टू थेफ्ट. अगर थोड़ा भी मूविंग इफेक्ट दिया आपने, उसको चला के लेके जाने लगा, थोड़ा भी खींचा जिससे वो अलग हो जाए, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट. एक्सप्लेनेशन 3, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव. आपने बोला ना कि ये मूव करना, तो हमें ये बताइए, और इधर भी बोला मूव्स दैट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. तो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बता रहा है कि मूविंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ. A person is said to cause a thing to move by removing an obstacle. वो obstacle, वो बंधन या वो चीज, वो डोर जो उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके रखी हुई थी, चाहे अर्थ हो, पोल हो या किसी से भी, जैसे ही वो अपने ऑब्स्टैकल रिमूव किया, which prevented it from moving, or by separating it from another thing, as well as by actually moving it. मान लो मेरी गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी मूव करने के लिए अब ऐसे ही पड़ी थी बाहर गैरेज में, आप उठा के लेके गए, so that is what, that is actually moving. Now for example, I have a dog जिसको कि मैंने अपने गेट से बांध रखा था, ठीक है, चैन, उसको जो चेन था उससे मैंने उसको बांध रखा था. तो जैसे आपने वो चेन रिमूव किया, आपने मूविंग इफेक्ट दे दिया. व्हाई? बिकॉज दैट चेन वाज व्हाट, दैट चेन वाज एन ऑब्स्टैकल which prevented that dog from moving, or which prevented any person from taking away my dog without my valid consent. So जैसे you remove that chain, वो क्या हो गया, ऑब्स्टैकल रिमूव हो चुका है, एंड हम कहेंगे कि वहां पे मूविंग इफेक्ट दे दिया है. ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय मूविंग एन एनिमल. एनिमल को कैसे मूव करेंगे, या तुम खुद से उसको चला के लेके जाएंगे, है ना, उसको पुचकार के ताकि वो चलने लग जाए. बट इफ इन केस यू गिव एनी बेट टू दैट एनिमल, बेट मतलब हम ऐसे करते हैं ना, छू छू करके रोटी दे दिया, बिस्किट दे दिया, जिसको देख के वो हमारे पीछे आने लग जाते हैं, दैट विल अमाउंट टू मूविंग इफेक्ट. इट सेज अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेस एन एनिमल टू मूव. किसी भी तरीके से हमने एनिमल को मूव करने की कोशिश की, इज सेड टू मूव दैट एनिमल, एंड टू मूव दैट एनिमल मूव्स एवरीथिंग. उस एनिमल को मूव करने के लिए अगर हमने कोई भी और चीज की जो उसके साथ अटैच्ड है, इट विल अमाउंट कि हमने सिर्फ उस एनिमल को नहीं, वो चीज भी मूव की है जो उसके साथ थी. मान लो मेरा डॉग है जिसके गले में सोने की मैंने चेन लगा रखी है, अगर आपने थोड़ा भी मूविंग इफेक्ट उस डॉग को दिया तो ये भी माना जाएगा कि उस चेन को भी मूविंग इफेक्ट दिया है आपने. And to move the animal moves everything which is in consequence of motion so caused. तो वो मोशन जो एनिमल का हुआ उसकी वजह से वो चेन में भी तो मूविंग इफेक्ट आया ना, वो चेन भी तो उसके साथ साथ आ गई है. So that will amount to what? That will amount to theft of that chain as well, plus dog as well. Okay. Explanation number 5, it says the consent mentioned in the definition may be expressed or implied. ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है that जो consent है वो express भी हो सकती है, implied भी हो सकती है, but what is necessary? The consent must be free. Consent must be free means what? There should be absence of the 5 elements, that is to say fraud, misrepresentation, mistake and undue influence and coercion. ये सारी चीजें वहां नहीं होनी चाहिए. अगर वहां है तो वैलिड कंसेंट नहीं है. तो इन्होंने बोला कंसेंट इंप्लाइड हो सकती है, एक्सप्रेस हो सकती है, मे बी गिवन आइदर बाय द पर्सन इन पोजेशन, जो पर्सन एक्चुअली इस प्रॉपर्टी के पोजेशन में है वो खुद कंसेंट दे सकता है, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड. जो पर्सन के पास इतनी अथॉरिटी है कि जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी पोजेशन में, उसने आपको अथॉरिटी दे दी है इंप्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट देने की, तो अगर आपने भी वो कोई कंसेंट दी है तो ये माना जाएगा दैट यू वर ऑथराइज्ड टू गिव द कंसेंट. सो रिमेंबर दिस थिंग, थेफ्ट का अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे रखा है. मैं बोलूंगी थेफ्ट हो गया बेटा, कल्पेबल होमिसाइड हो गया है, मर्डर हो गया है, रेप, इन सारे के सारे ऑफेंसेस के एक्सेप्शंस, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजोस, व्हाटएवर द कंडीशंस आर मेंशन्ड, रीड देम वेरी प्रॉपर्ली. ओके, चलें आगे. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इन कॉन्स्पिरेसी there is no distinction between the principal and the accessory. क्या उसमें कोई distinction नहीं है बेटा? जब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है सेक्शन 120A एंड B, तो क्या प्रिंसिपल एंड एसेसरी में कोई डिफरेंस नहीं होता है?
सेकेंड, इन कॉन्स्पिरेसी प्रिंसिपल एंड नेसेसरी आर डिस्टिंक्ट, क्या वो डिफरेंट होते हैं? लाइबिलिटी तो सबकी सेम होती है ना. कॉन्स्पिरेसी इज व्हाट? कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू. सो फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देयर हैज टू बी मोर देन वन पर्सन, दैट इज टू और मोर पर्सन. सो लाइबिलिटी दोनों की बराबर होती है. वो एसेसरी फर्स्ट हो सकता है, प्रिंसिपल एसेसरी हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री. ओके, there has to be a distinction between principal and accessory in all the offenses. Not at all बेटा, कोई भी यहाँ पे distinction जो है उनके बीच में होना कोई जरूरी नहीं है. Let's read what your section 120A says, that is definition of criminal conspiracy. When two or more person agrees to do, see बेटा, agreement करना कोई गलत बात नहीं है, because we know that when a person agrees and the agreement which is lawfully enforceable or which is enforceable by law, it becomes contract. वो contract बन जाता है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. when two or more persons agree to do or cause to be done, तो ये तो वैलिड एग्रीमेंट है, एंड वैलिड एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा. बट द कैच ओवर हियर इज, ये 1 and 2 जो क्लॉज है, इट इज क्लॉज. ओके, व्हाई इट इज क्लॉज? बिकॉज दिस इज अ मेन लाइन. रिमेंबर दिस थिंग, आई हैव already explained you the difference between the subsection and clause. Subsection and clause में क्या फर्क है? Subsection doesn't have a main line और the heading नहीं होती है उसकी, but clause की क्या होती है? हमेशा main line होती है, and that is a continuing line, and that is denoted by majorly by this arrow. ओके, बट सबसेक्शन हमेशा फुल स्टॉप पे रुक जाता है. सो उसको वो शुरुआत ही 1 2 3 4 से होता है, उसकी कोई मेन लाइन नहीं होती है. बट क्लॉज की देख लो, मेन लाइन दिख रही है आपको. सो व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और cause to be done an illegal act. Now what is illegal? That is defined under your IPC. Even an offense is defined. Or an act which is not illegal. एक्ट तो इलीगल नहीं है, बट आपने इलीगल मीन से उस एक्ट को कर दिया. एक्ट इज वैलिड, एक्ट इज लीगल, बट द वे यू हैव परफॉर्म्ड इट इज एन इलीगल मीन्स. सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. उन्होंने बोला no agreement except an agreement to do an offense shall amount to criminal conspiracy. हर एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अमाउंट नहीं करेगा, बट सिर्फ वो ऑफेंसेस या वो एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अमाउंट करेंगे जहां पे आपने एग्रीमेंट किया है टू कमिट एनी ऑफेंस. Explanation, it says it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. कोई फर्क नहीं पड़ता है whether you actually had that. It is immaterial whether illegal act is the ultimate object. जो आप कर रहे हो वो आपका ultimate objective है भी या नहीं है. That really doesn't matter for your liability to be carried under your offense of criminal conspiracy. Clear? Moving on to question number 8, it says if a person sitting across to a girl in public transport deliberately shows a pornographic picture to her, it amounts to an offense of. अब मैं ये बोलूंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आईपीसी है और अब हो सकता है कि आपको पॉक्सो का भी साथ में कोई इलस्ट्रेशन दे दिया जाए. आईपीसी प्लस पॉक्सो दोनों का इलस्ट्रेशन दिया जा सकता है, बिकॉज वहां पर भी पोर्नोग्राफी को क्या कर रखा है, पोर्नोग्राफी के ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है, सेक्शन नंबर 13 14 एंड 15. सो यू नीड टू इंश्योर दैट जितने भी कनेक्टिंग सेक्शंस हैं या जो भी ऑफेंस है जो कि आपके, मैं कहूं तो मेजर लॉ एंड माइनर स्पेशल लॉ में दोनों में प्रोवाइड कर रखे हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ के जाना है. ओके, सो इट अमाउंट्स टू व्हाट? सी, डेलिबरेटली शो कर रहा है. गर्ल का इन्होंने एज बताया नहीं है, सो जाहिर सी बात है यहाँ पर जब तक पॉक्सो मेंशन नहीं कर रखा है तब तक आप इसको जनरल लॉ ही मानिए. गर्ल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेलिबरेटली शोज हर पोर्नोग्राफिक पिक्चर दिखाया, इट अमाउंट्स टू व्हाट? वोयरिज्म अमाउंट करेगा नहीं, असॉल्ट अमाउंट करेगा नहीं, इट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. क्या होगा बेटा? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आने वाला है. क्लियर है? वैसे पढ़ेंगे हम सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट, वोयरिज्म, सारे ऑफेंसेस भी पढ़ेंगे. आगे सुनो, देखो वोयरिज्म एंड मैं चाहती हूँ कि स्टॉकिंग दोनों ही हम अच्छे से पढ़ लें. सुनो अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज B and his girlfriend G. B was a person, that is boy, and G was his girlfriend. Okay, both were adults engaged in a consensual sexual intercourse in the privacy of the bedroom of the latter. G के bedroom में both of them had a sexual intercourse, and B with her consent prepares a video clip on his mobile camera. ठीक है, and later shows it
in total privacy to his friend F, it amounts to what? Mana to click the pictures or to make the video was absolutely with her consent, but she consented only to make the video, probably only for the purpose of Mr. B, that you can see it. But that consent doesn't amount that she consented to her video being shown to other people also. वो कंसेंट दे रही है, उसका ये मतलब नहीं ना कि आप किसी को भी जाके वो वीडियो दिखा दो. उसने वीडियो बनाने की सहमति दी, प्रोबेबली आपके लिए दी है, बट उसका ये मतलब नहीं कि यू वायरल इट, यू पब्लिश इट somebody, you broadcast it somebody at any platform, you show it to your friends, you viral it. That was not our intention. Consent doesn't means that आपने एक broader perspective में consent दे दिया है. कंसेंट को हमें एक तरीके से एक नैरो पर्सपेक्टिव में समझना है. जितना कंसेंट दिया है उस पर्सपेक्टिव तक ही, हम उसको ब्रॉड सेंस में नहीं मान सकते. And later shows it in total privacy to his friend F. It amounts to what? Stalking, voyeurism or rape. So ये क्या होगा students? It will amount to voyeurism. क्या होगा? Voyeurism. Voyeurism we know ना, that where a woman expects her not to be watched by the person, okay, when she is engaging in any private act. Okay, चलो जी. What is voyeurism? 254C बोलता है voyeurism, any man. So हम कह सकते हैं जेंडर बाइज्ड है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ मैन को पनिश करता है. एनी मैन हु वॉचेस, या तो देख रहा है या कैप्चर कर रहा है, द इमेज ऑफ अ वुमन एंगेजिंग इन अ प्राइवेट एक्ट. एक्ट कैसा है? प्राइवेट एक्ट है. इन सर्कमस्टांसेस, और वो सिचुएशन ऐसी है where she would, that is, ये ऑफेंस चाहे मैं विक्टिम के दृष्टिकोण से बोलूं या चाहे मैं अक्यूज के दृष्टिकोण से बोलूं, ये दोनों ही मामले में जेंडर बायस्ड है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है बेटा. जहां पे विक्टिम सिर्फ और सिर्फ वुमेन को माना है, मैन को नहीं माना है इन्होंने. where she would usually have expectations of not being observed, जहां वो ये उम्मीद करेगी कि उसको कोई और ना देखे, either by the perpetrator, कोई भी अनजान व्यक्ति, और by any other person at the behest of the perpetrator, और disseminate such images. डिसमेंटिंग, ये देखो वो कैप्चर कर रहा है, देख रहा है, या कैप्चर करने के बाद वो पिक्चर को डिसमेंट भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को शो कर रहा है, वायरल कर रहा है. Such image shall be punished on the first conviction with the imprisonment. ये conviction आपके लिए important नहीं रहेगा. Okay, so आपका जनरली क्या रहेगा, यहां तक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा. Explanations are important. Explanation क्या बोलता है? प्राइवेट एक्ट क्या है? What is a private act? अगर हम कहें प्राइवेट एक्ट क्या है, फॉर मी प्राइवेट एक्ट might mean studying in my room. तो अगर मुझे कोई देखे, कैन आई से इट इज वॉयरिज्म? नो. तो प्राइवेट एक्ट का डेफिनेशन दिया है थोड़ा टू द पॉइंट रहने के लिए. दिस सेड इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन प्लेस which in circumstances would reasonably be expected to provide privacy. ये क्या है? ऐसा एक्ट है, द एक्ट ऑफ वॉचिंग, जहां पे अगर कोई पर्सन देखे तो उस वो एक्ट ऐसा है जहां पे अगर कोई पर्सन देखने की कोशिश करे तो हम उसे रोकने की अधिकारिता रखते हैं, जहां पे हम प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं, ऐसा एक्ट है वो. एंड वेयर द विक्टिम्स जेनिटल, प्रोस्टीरियर और ब्रेस्ट आर एक्सपोज, जो भी उसके शारीरिक अंग है अगर वो एक्सपोज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर प्राइवेट एक्ट में, एंड वेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू वॉच हर, इट विल अमाउंट टू अ प्राइवेट एक्ट. और कवर्ड ओनली इन अंडरवेयर, और द विक्टिम इज यूजिंग अ लेविटरी, और द विक्टिम इज डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट that is not a kind ordinarily done in public. ये ऐसी चीजें हैं जो कि ordinarily public में नहीं कर सकते हैं आप, जो कि वो privately जिस चीज में engaged है, and where she expects कि यहाँ पे उसको कोई भी नहीं देखेगा. और सबसे बड़ी चीज क्या है? where she expects that this is the right of her privacy. पुट्टा स्वामी जी का केस है, तो right of privacy she wants to ensure कि ये उसका private act है. तो ये सब किस में आएगा? प्राइवेट एक्ट की डेफिनेशन में आएगा. एक्सप्लेनेशन नंबर 2, when the victim consents to the capture of images or any act, जहां उसने कंसेंट तो किया that okay you click my pictures, you click my videos, but not to their dissemination to the third person. clear cut. अब अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ा है बेटा तो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर जाओगे. नहीं पढ़ा है तो आपको लगे अरे डिसमेंट, कंसेंट तो दी थी तो डिसमेंटिंग की कंसेंट भी दी होगी, तो काहे का वॉयरिज्म? नहीं. अगर वो कंसेंट दे रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने वो डिसमेंट या पब्लिकेशन के लिए भी कंसेंट दिया है. disseminating to the third person, and where such image or act is disseminated, जहां वो image या act disseminate हुआ है, distribute हुआ है, such dissemination shall be considered as an offense under this section. मतलब कि उस dissemination को हम voyeurism की category में include करने वाले हैं. Is it clear? Explanation, जब भी जहां भी students explanation दिखे ना, खुश हो जाओ. Why? Because whenever you get any explanation, चाहे वो definition clause में हो या चाहे मैं कहूँ वो आपके
सेक्शन के अंदर खुद के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, तो दैट मीन्स उन्होंने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं उस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। क्लियर है? चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज 354D। स्टॉकिंग क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय स्टॉकिंग? फिर से जेंडर बाइस्ड है, इट सेज एनी मैन, सो वी कैन से कि यहाँ पे मैन क्या है? मैन इज एन अक्यूज्ड, मैन इज एन अक्यूज्ड। मैन फॉलोज अ वुमेन और कॉन्टैक्ट्स, नॉन स्टॉप फॉलो करना, बट यू नीड टू सी कि फॉलो किस तरीके से हो रहा है, इज इट ओनली सोशल मीडिया फॉलो या फिर फिजिकल फॉलो भी आता है। Follows a women or contacts or attempts to contact such women to foster personal interaction। एक होता है कि आप कुछ कारण के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं, एक हो रहा है कि आप उससे पर्सनल इंटरेक्शन के लिए फॉलो कर रहे हैं। यू डोंट हैव अ वैलिड ग्राउंड, मात्र आपको दोस्ती करनी है या कोई संबंध बनाना है, इसके लिए आप उसे फॉलो कर रहे हैं रिपीटेडली। हो सकता है अगर आपकी फ्रेंड है, बहन है, मम्मी है, फॉलो कर रहे हो, तो दैट विल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग। व्हाई? बिकॉज उन्होंने आपको क्लियर इंडिकेशन दिया नहीं कि मुझे फॉलो मत करो। आपकी बहन है, रिलेटिव है, तो पता है कि चलो अपने भाई है, पापा है, तो इंटेंशन क्लियर है वहां पे। बट यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन के लिए आप उसे फॉलो कर रहे हो, वो भी तब जब उसने क्लियरली मना कर दिया है। Despite a clear indication of disinterest by such women, that women has clearly showed her disinterest in you, that can be फेस पे मना कर देना कि नहीं भैया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। और मान लीजिए फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, नॉन स्टॉप मैसेज किए जा रहे हैं, शी इज नॉट रिप्लाइंग, ब्लू टिक आ गया, डबल टिक आ गया, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, दैट मीन्स इम्प्लाइडली शी हैज शोन हर डिसइंटरेस्ट, एंड दैट हैज टू बी कंसिडर्ड एज डिसइंटरेस्ट। बार बार फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उसने ब्लॉक कर दिया है, कॉल नहीं उठा रही है, वो काट रही है, दीज आर द ways that shows that she's not interested। उसके बाद भी if you keep on following, जरूरी नहीं वो expressly बोले, अगर ये implied act से भी क्या है, it will amount to stalking when you have been constantly doing that thing, है ना? Good morning, good evening, good night, खाना खाया क्या, ऐसा है क्या, वहां है क्या, सारी चीजें नहीं करनी है जीवन में। ओके, क्लियर है? ओके, और monitors the use by a woman on the internet। इंटरनेट पे आप उसको फॉलो कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सी व्हाट एक्टिविटी शी इज डूइंग, यू आर फॉलोइंग हर एट एवरी प्लेस, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। लेकिन बेटा, स्टॉकिंग के कुछ एक्सेप्शन है। पता चला कोई महिला है जो हमारे देश में घुस आई है या हमारी कंट्री में, मान लो किसी भी तरीके से ऐसी गतिविधि कर रही है जिससे हो सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज कर ले वो, तो उस महिला को फॉलो करना वेर यू हैव अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ दैट सस्पेक्शन और सस्पिशन, तो वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। प्रोवाइडेड दैट conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that, first क्या prove करे, it was pursued for the purpose of preventing or detecting a crime। क्यों वो परस्यू कर रहा था? क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए या क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए? लग रहा था ये महिला जो है किसी की हत्या कर देगी, तो हम गए थे उसका पीछा करने के लिए। एंड द मैन अक्यूज्ड ऑफ स्टॉकिंग हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट। दो चीजें हैं, पहला तो आप उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हो कि वो ऐसा ऑफेंस ना कर दे, या यू आर ट्राइंग टू डिटेक्ट, है ना, वो ब्योमकेश बख्शी टाइप जो काम है ना, डिटेक्टर्स बन के वो कर रहे हो। प्रोवाइडेड कि यहाँ पे एक और सिचुएशन होनी चाहिए, वर्ड एंड दे रखा है, दैट जो मैन ऐसा स्टॉकिंग कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उस पर्सन को इतनी अथॉरिटी या जिम्मेदारी दे रखी है कि वो ये काम कर सके। क्लियर है? और इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ, कोई और लॉ के अंदर वो परस्यू कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, और टू कंप्लाई विद द एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी सच पर्सन अंडर एनी लॉ। और क्या बोला है? इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आप कोई ऑफेंस को रोकने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई युक्त युक्त आधार हो, युक्त युक्त कारण हो। मान लीजिए किसी महिला का वॉलेट गिर गया, आप उसके पीछा किए जा रहे हो, आवाज लगाए जा रहे हो, वो सुन ही नहीं रही है, और या हो सकता है उसको ये लग रहा है कि आप उससे बात करने के लिए कोई मधुर संबंध बनाने के लिए उससे बात कर रहे हैं, विच शी इज नॉट इंटरेस्टेड एंड शी इज क्लियरली शोन हर डिसइंटरेस्ट, बट शी डजंट नो दैट उसका जो है वॉलेट गिर गया और आप वॉलेट देने के लिए उसका पीछा कर रहे हो। सो इफ यू हैव अ रीजनेबल एंड अ जस्टिफाइड ग्राउंड, देन ऑन दैट केस स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्टॉकिंग का ऑफेंस नहीं बनेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स डील करता है हमारे स्टोलन प्रॉपर्टी से, जिसके बारे में अभी हम ऑलरेडी सेक्शन को कवर कर चुके हैं। देखो क्या कहता है, इट सेज एस इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन बाय हिम एंड इज अरेस्टेड बाय पी।
पी ने उसको अरेस्ट कर लिया. एस इज फाउंड इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन बाय हिम एंड इज अरेस्टेड बाय बी. पी मान लो एक पुलिस ऑफिसर, अच्छा इन्होंने बोल ही दिया ही इज अ पुलिस ऑफिसर. एस इज excited to sudden and violent passion by the arrest, मतलब provocate हो रहा है, provocation हो रहा है, and fires at him but kills D who was standing near P. तो उसका कहना है कि मुझे प्रोवोकेशन मिल गया है, पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक पुलिस ऑफिसर है, उससे मुझे प्रोवोकेशन मिल गया, उसने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने फायरिंग कर दी, और फायरिंग की तो उस मामले में डेथ किसकी कॉज कर दी, जेड की कॉज कर दी, who was standing near P neither intending or knowing himself to be likely to cause death of D, या वो D को मारना नहीं चाहता था. This is what students, culpable homicide not amounting to murder because S had been deprived of the power of self control by grave and sudden provocation. क्या हम कह सकते हैं S has been deprived of power of self control by grave and sudden provocation, तो ये जो है culpable homicide है. Murder because provocation was given by thing done by a public servant in lawful discharge of the powers. तो वहां पे पुलिस ऑफिसर बेटा लॉफुल पावर्स को डिस्चार्ज कर रहा था, लॉफुली एक्ट कर रहा था. व्हाई? बिकॉज दिस पर्सन द ऑफेंडर, इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजीशन में था, विच पुलिस ऑफिसर सस्पेक्टेड इट टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी. तो वो ये नहीं बोल सकता ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला, बिकॉज पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज. Culpable homicide not amounting to murder because the death of D occurred by mistake or accident. No, it was not by mistake and accident. He knew that when he's shooting, it might cause the death of the police officer or any person nearby. Although intention nahi tha, but knowledge thi na ki ho sakta hai. So in that case, it will amount to murder. Clear hai? Chalo ji. Next question. The right of private defense of a property extends to causing death of a wrongdoer under certain descriptions. तो प्राइवेट डिफेंस कहां कहां मिलता है? ऑब्वियसली बात है, सेक्शन नंबर 96 से लेके 106 किसकी बात करता है? प्राइवेट डिफेंस की बात करता है. एंड जनरल एक्सेप्शंस कहां से कहां तक है? 76 से लेके 106 ये जनरल एक्सेप्शन है. अगर और स्पेसिफिक हो जाऊं तो 76 से लेके 95, बिकॉज 96 से 106 क्या है? आपकी प्रतिरक्षा बता रहा है, स्वयं की प्रतिरक्षा आप कैसे करेंगे. तो इट सेज प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की बात किया बेटा, एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, जहां पे आप डेथ कॉज कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, मिसचीफ बाय फायर और एनी ह्यूमन ड्वेलिंग. तो क्या इंक्लूडेड नहीं है इसमें स्टूडेंट्स? लर्किंग हाउस ट्रेसपास इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस. बाकी मिसचीफ बाय फायर, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट ये सारे हैं. चलो फटाफट से इनका एक चार्ट के फॉर्मेट में इनको पढ़ते हैं कि प्राइवेट डिफेंस हमें कब अवेलेबल है, कब अवेलेबल नहीं है. पहली बात तो प्राइवेट डिफेंस मिलता किसके लिए है? मैं किसके लिए प्राइवेट डिफेंस लूं? कैन आई टेक दी प्राइवेट डिफेंस ओनली फॉर माई बॉडी? नॉट जस्ट फॉर बॉडी बट इवन फॉर प्रॉपर्टी. बॉडी के लिए भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए भी ले सकते हैं. बट नाउ द कैच ओवर हियर इज कि क्या सिर्फ अपनी बॉडी एंड अपनी प्रॉपर्टी? नो, ये आपको एक वाइडर स्कोप देता है और बोलता है कि किसी और की बॉडी और किसी और की प्रॉपर्टी के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं. सेल्फ एंड अदर्स, self and others, and property includes what? Property includes both movable and immovable property. If I see any danger being suspected towards my immovable property, I can take the private defense. Movable property बात तो भी ले सकते हैं. तो ध्यान रखना, ये कई बार एलिमेंट आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में. ओके, प्राइवेट डिफेंस मिलेगा किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट whom am I entitled for the private defense? So it says person causing harm, जो एक्चुअली हार्म कॉज कर रहा है. इवन अनसाउंड माइंड के पर्सन के अगेंस्ट भी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट बनता है. अनसाउंड माइंड पर्सन इज व्हाट? 84. एंड अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस 98. माइनर के अगेंस्ट भी बनता है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट भी बनता है. इट्स नॉट कि बेटा तुम 7 साल से नीचे हो तो तुम किसी को भी गोली मार दो, तुम किसी को भी कोई हर्ट कॉज कर दो, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दो. नो, इवन अगेंस्ट माइनर एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन यू फील दैट कि आपकी बॉडी को वो हार्म या आपकी प्रॉपर्टी को वो हार्म हो रहा है जो कि आपके इन सेक्शंस में मेंशन कर रखा है, यू कैन टेक योर प्राइवेट डिफेंस. अब किस हद तक लेंगे वो आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे. कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल ही नहीं है? जब बेटा हम ये पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस कब अवेलेबल है, तो लेट्स रीड दो सेक्शंस आल्सो व्हिच सेज कि हमें कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है, कब प्राइवेट डिफेंस हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते. इट सेज व्हेन देयर इज नो रीजनेबल एप्रीहेंशन, जब मुझे युक्ति युक्त कोई डर ही नहीं है. रीजनेबल एप्रीहेंशन मींस व्हाट? रीजनेबल फियर, fear of body, that is fear of injury. Injury can be any harm caused in mind, body, reputation or property. So remember that thing. Harm word defined नहीं है. Word क्या defined है? Injury. Injury means what? Injury is a
हार्म जो कि माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन किसी में भी हो सकता है। सो अगर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं, नो प्राइवेट डिफेंस। मैं सो रही थी और सपने में देख रही हूँ कि कोई पर्सन आके मुझे चाकू से मार रहा है, तो क्या मैं उठ के अपने पड़ोस में जो भी सो रहा है उस पर्सन को मार दूं? नहीं, रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल मेरा इफेक्ट था। ओके, नॉट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस। यही इलस्ट्रेशन अभी हमने पढ़ा है। अभी हमने जो सिचुएशन पढ़ी थी ए और डी की, जहां पर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करता है बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, ही इज टेकिंग द डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो पब्लिक सर्वेंट जब अपनी लॉफुल ड्यूटी निभा रहा है तो आपको पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से कभी भी ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन नहीं हो सकता है, और आप उसके अगेंस्ट कभी भी प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं। थर्ड इज देयर इज टाइम टू रिकोर्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। हमारे पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि हम पब्लिक अथॉरिटी के पास रिकोर्स कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। वहां जा सकते हैं मतलब क्या, पुलिस ऑफिसर्स के पास जा सकते हैं, हमारे जो भी लॉफुल अथॉरिटीज है जो हमको संरक्षण प्रदान कर सके हम उनके पास जा सकते हैं। यू नीड नॉट नीड टू टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। ठीक है, यू नीड नॉट टेक लॉ इनटू योर हैंड्स। इज इट क्लियर? चलो जी, अब देखिए जरा प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब मिलता है। प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब मिलता है? सेक्शन 100 to 102 ये बता रहा है कि कब बेटा आप डेथ भी कॉज कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए। कब? बॉडी का जब प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो, बॉडी का जब प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं तो हम कब उसमें डेथ कॉज कर सकते हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दीज चार्ट्स। ये चार्ट जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है आपकी स्टडी को, थोड़ा हेल्प करता है आपको चीजें रिकॉल करने में। सेक्शन नंबर ऊपर जरूर लिखते हुए जाइएगा। ओके, तो सेक्शन 100 बता रहा है अगर आपको असॉल्ट इस तरीके का है स्टूडेंट्स कि जहां पे एप्रीहेंशन है कि शायद उस पर्सन को डेथ कॉज हो सकती है, हुएवर द पर्सन इज जो कि प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसके अगेंस्ट डेथ हो सकती है, उसकी डेथ कॉज की जा सकती है, घोर उपत्ति हो जाए, ग्रीवियस हर्ट हो जाए, रेप हो जाए, बलात्संग हो जाए उसके अगेंस्ट, ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। अननेचुरल लस्ट मीन्स व्हाट? अप्राकृतिक प्रकार का कोई ऐसा लस्ट है जो व्यक्ति पूरा करना चाहता है, ऐसा एप्रीहेंशन है आपको। किडनैपिंग का या अबडक्शन का एप्रीहेंशन है। wrongfully confining to make him unable to recourse to public authority to release। wrongful confine कर रहे हैं आप उसको ताकि वो पर्सन पब्लिक अथॉरिटी के पास ना जा सके अपने रिलीज के लिए, या फिर throwing और administering the asset 326A 326B। then in that case आप डेथ कॉज भी कर सकते हैं वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए। तो इन सारे मामलों का जब भी आपको फेयर है, सात में से कोई भी मामले का डर है तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सात में से कोई अतिरिक्त कोई ऑफेंस है, तो मान लो मुझे हर्ट का डर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे विरुद्ध तो कोई ऐसा एप्रीहेंशन हो रहा है कि ये मुझे हर्ट कॉज कर सकता है, उपहति हो सकती है मेरे विरुद्ध, तो मैं डेथ कॉज नहीं कर सकती, मैं अन्य कोई भी हार्म कॉज कर सकती हूँ। मतलब मैं भी सामने वाले को हर्ट कॉज कर सकती हूँ, मैं भी सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकती हूँ। एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। डेथ के अलावा मैं उसे कोई भी हार्म कॉज कर सकती हूँ फॉर एनी अदर ऑफेंस जो कि ये 7 की लिस्ट में नहीं आता है। ये तो हो गया कब मैं डेथ कॉज कर सकती हूँ या डेथ के अलावा कोई अदर हार्म कॉज कर सकते हैं हम। नाउ द थर्ड इज कमेंसमेंट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। मेरा प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो शुरू कब हो जाता है? या मुझे डे 1 से ही शुरू, या मुझे सपना आ गया है, या 2 दिन पहले मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है और अभी भी मैं प्राइवेट डिफेंस के मूड में बैठी हूँ कि जब मिलेगा तो उसको एकदम टपका देंगे? इज इट? नो, बिकॉज प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस शुरू ही तब होता है जब आपके अगेंस्ट एप्रीहेंशन शुरू होता है, जब आपका डर रीजनेबल होना चाहिए और बहुत नजदीक होना चाहिए। अभी कोई व्यक्ति बेटा मुझसे 5 मीटर दूर, मान लो 5 किलोमीटर दूर है और वो गन लेके आ रहा है, तो अभी से मैं उसको शूटिंग की प्लानिंग कर लूं? नहीं, बिकॉज वो एप्रीहेंशन बहुत मेरे नजदीक होना चाहिए और वो रीजनेबल लगना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। सो कमेंस कब होता है? व्हेन हार्म अराइजेस, जब हार्म शुरू होता है, एंड कंटिन्यू कब तक रहता है? जब तक हार्म कंटिन्यू रहता है। एंड सेम गोज फॉर योर बॉडी ऑल्सो, सॉरी प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो ये तो बॉडी का था, एक अलग टाइप का चार्ट आप और कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कब कब अवेलेबल है। तो प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में भी हम डेथ कब कॉज कर सकते हैं? जब ऑफेंस किसका है? रॉबरी का, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का है, मिसचीफ बाय फायर और टेंट और वेसल को है, या फिर थेफ्ट है, मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास है, जो कि रीजनेबल एप्रीहेंशन कॉज करता है डेथ या ग्रीवियस हर्ट की। आपको लग रहा है कि थेफ्ट हो रहा है, मिसचीफ हो रहा है या हाउस ट्रेसपास हो रहा है जिसकी वजह से डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, देन इन दैट केस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट। तो चलो डेथ तो मैं इन चीजों में कॉज कर सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अदर देन
डेथ, दैट इज एनी अदर हार्म कॉज कर सकते हैं अगर इन चार के अलावा कोई और अदर ऑफेंस का आपको डर लग रहा है तो, ठीक है, एक्सटॉर्शन वगैरह का लग रहा है तो आप अदर कोई भी क्या कर सकते हो, हार्म कॉज कर सकते हो। क्लियर? कमेंसमेंट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, सॉरी प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पे बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखना है। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी लिखेंगे। कब तक चालू रहेगा ये? commence when the harm arises to property and continues till the harm continues as well as until the property is retreated. retreated means जब तक आपको अपनी संपत्ति वापस नहीं मिल जाती है तब तक के लिए आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी, सॉरी प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल होगा। क्लियर है? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, लेट्स कंसिडर देम। एवरी मर्डर इज अ कल्पेबल होमिसाइड, हाँ की ना? है। एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज अ मर्डर, क्या हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा बेटा? एवरी रॉबरी इज आइदर थेफ्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ की ना? एवरी एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन सा इसमें से करेक्ट है बेटा? ए एंड सी करेक्ट है। ए एंड सी करेक्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि मर्डर होने से पहले कल्पेबल होमिसाइड के सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए। रॉबरी होने के लिए या तो थेफ्ट के एसेंशियल पूरे होने चाहिए या फिर एक्सटॉर्शन के एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि रॉबरी होगा। तो पहले कल्पेबल होमिसाइड होगा, उसके बाद मर्डर में वो कन्वर्ट होता है, या फिर पहले थेफ्ट हुआ और उसके बाद अगर कुछ एलिमेंट्स और जो कि हमें रॉबरी में सफिशिएंटली दे रखे हैं वो पूरे हो जाए तो रॉबरी कन्वर्ट होगा। कहां से कन्वर्ट होगा? थेफ्ट टू रॉबरी। एंड एक्सटॉर्शन में भी रॉबरी और दूसरी किस प्रकार से हो सकती है? एक्सटॉर्शन से। एक्सटॉर्शन करने के वक्त अगर आपने कुछ और एलिमेंट्स को सेटिस्फाई किया जो कि रॉबरी में दे रखे हैं, इट विल कन्वर्ट टू रॉबरी। It's just like contract agreement. It means that every contract is an agreement, absolutely correct, but every agreement is not a contract, क्योंकि हर 10वीं पास बेटा 12वीं पास नहीं है, लेकिन हर 12वीं पास 10वीं पास डेफिनेटली है। क्लियर है? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चलो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर भी समझ लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर भी समझ लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड में होमो का मीन्स क्या होता है? इट मीन्स अ मैन, it means a man, side means to cut or to kill, so homicide means to cut a man or to kill a human being. Clear? अच्छे से देखना इसका एलिमेंट क्या है। it says whoever causes death, मतलब यहाँ डेथ तो कॉज हो रही है, by doing an act with the intention of causing death, मतलब सबसे पहला क्या है उसका बेटा? इंटेंशन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इंटेंशन होना चाहिए। सेकेंड, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द बॉडीली इंजरी, दूसरे में भी इंटेंशन बोला, लेकिन पहले में इंटेंशन किसका था? डेथ का। दूसरे में इंटेंशन किसका था? बॉडीली इंजरी का, जिससे कि आगे डेथ हो सकती है। थर्ड क्या बोला? विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, मतलब तीसरे में बोला कि आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आपके एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है। अंडरस्टूड? इंटेंशन मीन्स व्हाट? दैट you want to do certain thing, why you want to do something. Knowledge means what? Knowledge means that you are aware about certain thing. बेटा एक बात बताओ, अगर मैं किसी को करंट वायर से करंट लगाना चाहती हूँ तो मेरा इंटेंशन क्या है? कि इस पर्सन को वायर से करंट लगाना है क्योंकि मुझे इससे कोई रिवेंज जो है वो वापस लेना है, ठीक है, रिवेंज लेना है। एंड दूसरा, वहां पे क्या मुझे नॉलेज है इस चीज की कि अगर मैं उसको ऐसा खुला तार लगाऊंगी तो उसको करंट लगेगा? यस, आई हैव द नॉलेज। आई हैव द नॉलेज कि अगर मैं उसको ऐसा खुले वायर से, ऐसा तार को, खुले वायर को अगर मैं उसको टच करूंगी, जो कि मैंने स्विच ऑन कर रखा है, दैट मीन्स उसको वहां पे झटका लगेगा और वो झटका लगने की वजह से चला जाएगा वो। सो मुझे इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। या तो मेरा इंटेंशन है या नॉलेज है, मुझे अवेयरनेस है, पता है उस चीज के बारे में भली भांति परिचित हूं कि ये एक्ट करने से इफेक्ट क्या होगा। सो आई हैव आइदर एन इंटेंशन टू कॉज डेथ और एन इंटेंशन टू कॉज ऐसी बॉडीली इंजरी जो मुझे पता है कि डेथ में कॉज हो जाएगी। अगर मैं किसी के सर पे 10 हथौड़े मार दूं तो पता है ना कि माथे पर तो लगेगी और माथे पर लगने की वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। एंड थर्ड इज नॉलेज दैट बाय डूइंग सच एक्ट डेथ इज लाइकली टू बी कॉज्ड, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये क्या हो जाता है बेटा? कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, सेम लैंग्वेज बेटा आपको मर्डर में भी दिखेगी, बस जो फर्क लाई करता है दैट इज एग्रीवेटेड फॉर्म में फर्क रहता है। वो फर्क रहता है डिग्री में। किसमें रहता है? फर्क रहता है डिग्री में, फर्क रहता है टाइप ऑफ ऑफेंस में, फर्क रहता है नेचर ऑफ ऑफेंस, या मैं कहूं तो जो मोड्स आपने अपनाए हैं, जो ये बताता है कि कितना हीनियस है, कितना घातक है, कितना ज्यादा पेनफुल है, कितना ज्यादा सो वेरी ऑब्वियस है कि डेथ कॉज हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ डिग्री के पर्सपेक्टिव में कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में
डिफरेंस रहता है। ये कल्पेबल होमिसाइड के एक्सप्लेनेशन है। जहां देखो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहता है बेटा, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that order shall be deemed to have causes death। अगर हम बॉडीली इंजरी ऐसे पर्सन को कॉज कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी किसी डिसऑर्डर या डिजीज के अंतर्गत अंडरगो कर रहा है, वो डिजीज हो रखी है उसको, मान लो कोई कैंसर का कैंसर पीड़ित व्यक्ति है, या मान लो बेटा किसी को किडनी में स्टोन हो रखा है, या मान लो नया नया अभी ऑपरेशन कराया हुआ है, कोई डिसऑर्डर से ग्रसित है, फिर हम उसको ऐसी कोई बॉडीली इंजरी कॉज कर रहे हैं और उससे डेथ हो जाती है, हम ये डिफेंस नहीं ले सकते अरे वो तो बीमार था तो उसकी वजह से मरा ना। बीमार था लेकिन आपकी बॉडीली इंजरी कॉज करने की वजह से उसकी वो जो डिजीज है वो एग्रीवेट हुई है और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। एग्जैजरेशन नहीं, एग्रीवेटेड। ओके, सो दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बोलता है, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, जहां हमने बॉडीली इंजरी कॉज किया, द पर्सन हु कॉजेज द बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ, although by resorting to proper remedies and skilled treatment the death might have been prevented। अब मैंने किसी के सर पे 2 बार जोर से डंडा मार दिया, अब उसको हॉस्पिटल ले जाने में 2 घंटे लग गए, हॉस्पिटल टाइम पे ना ले जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई। आई कैन नॉट टेक दिस डिफेंस। आई कैन नॉट से कि अरे मैंने तो उसको 2 ही डंडे मारे सर पे, अगर उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाते, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट या उसको स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलता तो वो शायद बच जाता। दैट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। यू डोंट टेल अस व्हाट कुड हैव बीन डन, you are liable for actually what you have done with knowledge or with intention। क्लियर है? तो डेथ किससे हो रही है, एक ऐसी बॉडीली इंजरी से हो रही है जो कि हम ये प्रयास कर रहे हैं कहने का कि वो बॉडीली इंजरी को आप कम कर सकते थे, या वो बॉडीली इंजरी डेथ में तब्दील नहीं होती अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाता। ये वैलिड डिफेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। फिर भी माना जाएगा कि भले उसको टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, उस स्थिति में उस दशा में तो आपकी वजह से पहुंचा ना, आपने उसको मारा पीटा है, तो इन दैट केस आपको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट मिलेगी। Explanation number 3, it says causing a death of a child in mother's womb is not a homicide। Why it is not a homicide? Because that is yet not considered to be a human being। जब तक एक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता, प्रॉपर मदर की वूम से बाहर नहीं आ जाता, तब तक हम उसे ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करेंगे, तब तक उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहेंगे, हम उसको फीटिसाइड डेफिनेटली कह सकते हैं। और फीटिसाइड की पनिशमेंट आपके आईपीसी में इस सेगमेंट में नहीं आएगी। किस में आएगी बेटा, फिर वो आएगी आपके मिसकैरेज। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर नहीं, फिर वो आपके मिसकैरेज की कैटेगरी में आएगी, या फिर हम बोलेंगे पीसीपीएनडीटी एक्ट में चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन फिर भी वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन बॉट फोर्थ। अगर इमीडिएटली उस बच्चे का शरीर का कोई भी हिस्सा मां की कोख से बाहर आ जाता है और उस वक्त उसकी डेथ कॉज होती है, इट विल अमाउंट टू होमिसाइड। दो द चाइल्ड मे हैव नॉट ब्रीथ और बॉर्न इवन कंप्लीटली, अगर वो पूरी तरीके से पैदा नहीं भी हुआ है बट एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी हैव बीन ब्रॉट फोर्थ और फिर उसकी डेथ कॉज हो जाती है, इट विल अमाउंट टू होमिसाइड। अदरवाइज स्टूडेंट्स किसी भी मामले में हम नहीं बोलेंगे कि बच्चे का होमिसाइड हुआ है। क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी, मूविंग ऑन टू मर्डर, क्योंकि हमसे ये एलिमेंट्स पूछ ही लिए हैं तो मर्डर का एलिमेंट भी देखा जाए। इट सेज हुएवर बाय एन एक्ट कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन, जहां आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे डेथ कॉज हो रही, फर्स्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ, सेम एलिमेंट जैसा कि हमने कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ा था, सेम एज इट इज एलिमेंट है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर कल्पेबल होमिसाइड एज इट इज, जितना कि जितना कल्पेबल होमिसाइड में जो पॉइंट दे रखा था सेम वही है। सेकंड देखो क्या लिखा है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज, मतलब यहाँ पे इंटेंशन भी है प्लस यहाँ पे नॉलेज भी है। आपका इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने का जिसका कि आपको नॉलेज है इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कॉज्ड, मतलब इंटेंशन भी है, इंटेंशन आपका बॉडीली इंजरी कॉज करने का है, साथ ही साथ वहां पे नॉलेज है कि ऐसी बॉडीली इंजरी से डेथ कॉज हो जाएगी। थर्ड बोल रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अ पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंटेड, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन है, लेकिन वो जब इंटेंशन रख रहे हो तो वो बॉडीली इंजरी का नेचर बताया कि बॉडीली इंजरी ऐसी है विच इज सफिशिएंट एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ। आपका इंटेंशन डेफिनेटली बॉडीली इंजरी कॉज करने का, लेकिन वो इंजरी ऐसी है जिसका नेचर ऐसा है कि डेथ कॉज हो सकती है, सफिशिएंट है वो। अगर मैं किसी से फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन है, इसको ए पर्सन आके चाकू से मारता है, सीने में 4 वार करता है, तो पता है कि वो इतनी सफिशिएंट है कि डेथ हो जाएगी। फोर्थ क्या बोला, नोज, मतलब फोर्थ में नॉलेज की बात की, थर्ड में इंटेंशन की, सेकंड में इंटेंशन प्लस
नॉलेज दोनों की बात की। फोर्थ बोलता है नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस, इतना डेंजरस है दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, यहां वर्ड क्या था, सफिशिएंट है, यहां वर्ड क्या बोला, प्रोबेबिलिटी है, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, हर सिचुएशन में, हर मामले में, कॉज द डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज द डेथ। अगर यहाँ पे किसी को गन से शूट करोगे, उसकी चेयर के नीचे बॉम्ब लगाओगे, तो पता है ना दैट दैट पर्सन विल die in every situation. So your act is of such a nature that death will be caused in every such probability. तो ये फोर्थ सिचुएशन में आ जाएगा। तो अगर सच में अच्छे से कंपेयर करें कल्पेबल होमिसाइड एंड डेथ को, तो मैं फिर से यही कंक्लूड करूंगी दैट the degree or the manner or the modes that are applied in order to cause that particular offense वो differentiate करेगा कि आपका जो offense है वो culpable homicide की कैटेगरी में आएगा, murder की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इन चारों में से कोई भी चीज हुई तो that will amount to murder. But there are certain exceptions of murder. अगर आपने इन 5 सिचुएशन में मर्डर कॉज किया है तो वो मर्डर ना होके कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आपने ये 5 पर्टिकुलर एक्सेप्शंस में एक पर्सन का मर्डर कॉज करते हैं तो वो मर्डर ना होके फिर भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मींस इट विल रिमेन कल्पेबल होमिसाइड ओनली। फर्स्ट, अगर प्रोवोकेशन में किसी की डेथ कॉज किया, वी नो अ वेरी फेमस मूवी रुस्तम। So if a man sees his wife in a compromising situation with a person, with a different person, obviously with not husband, so that husband is definitely going to get provoked. And in that situation, if he kills that particular man with whom his wife is having affair, तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो प्रोवोकेशन अगर मिला तो मर्डर नहीं होगा, लेकिन प्रोवोकेशन भी इन 3 तरीके से नहीं मिलना चाहिए। प्रोवोकेशन सेल्फ और वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए कि इंसान को देख के मुझे ऐसा नफरत सा होता है, मुझे ऐसा अंदर से बहुत एग्रेशन हो जाता है, मुझे गुस्सा आता है, तो वो सेल्फ और वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए। मतलब सामने से उस पर्सन ने कुछ ऐसा किया होना चाहिए जिससे कि आपको वहां पे प्रोवोकेशन हुआ है। अपने आप से बैठ के उत्तेजित हो पड़े और गुस्सा आ गया और आपने किसी को मार डाला, दैट विल नॉट अमाउंट टू योर डिफेंस, वो आप डिफेंस नहीं ले सकते। दैट विल नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इट विल अमाउंट टू मर्डर। गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस ऑफ द लॉ, वही बात हो गई कि पब्लिक ऑफिसर या हम बोले पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी निभा रहा है और उस वक्त आपको अगर कोई भी एक्ट करता है जिससे कि आप बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे प्रोवोक हो रहा हूँ, जैसे कि इलस्ट्रेशन में हमने देखा दैट पुलिस ऑफिसर वाज कमिंग टू अरेस्ट अ पर्सन बिकॉज वह सस्पेशन था कि उस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है या पर्टिकुलर स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन में है। तो लॉफुल पर्सन है, लॉफुल वो अथॉरिटी करते हुए अगर कोई ड्यूटी को एक्सरसाइज कर रहा है, यू वोंट बी प्रोवोक्ड बाय दैट थिंग और यू शुडंट बी प्रोवोक्ड बाय दैट थिंग गिवन बाय एनीथिंग डन इन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई पर्सन अपना प्राइवेट डिफेंस ले रहा है, उससे बोलो कि आप मुझे प्रोवोक करेगा, गलत बात है। बेटा मैं किसी पर्सन को चाटा मारूं और वो चाटे के प्राइवेट डिफेंस में मुझे वापस चाटा मार दे, I cannot say कि I got provoked because you hit me. But ma'am, the act was initiated from your side ना, because I only initiated that thing. तो मैंने इनिशिएट किया तो वो तो अपना प्राइवेट डिफेंस लेगा। जब वो अपना प्राइवेट डिफेंस ले रहा है तो कैन आई से ओ आई गॉट provoked by this person, how come this person is taking private defense? No, section 96 to 106 itself is telling him कि आप प्राइवेट डिफेंस लो अपना। तो वैलिड प्राइवेट डिफेंस अगर वो ले रहा है, I cannot say I got provoked because I was the one who initiated or aggravated that matter. ओके, क्लियर है। सो इन 3 चीजों में मिला प्रोवोकेशन इज नॉट अ वैलिड प्रोवोकेशन। बाकी इन 3 चीजों के अलावा किसी भी तरीके से आपको प्रोवोकेशन मिला है तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपका मर्डर होने के बावजूद इट विल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्लियर है। लॉ कंसिडर्स नो प्रोवोकेशन इफ द पर्सन हैज सफिशिएंट टाइम टू कूल डाउन। मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम था कि मैं कूल डाउन हो जाऊं, शांत हो जाऊं, शांत होने के बाद 1-2 दिन लगा के 4-5 घंटे लगा के फिर मैं किसी पर्सन को मारने जाऊं, दैट विल अमाउंट टू मर्डर। मुझे वहां प्रोवोकेशन का सेल्फ डिफेंस नहीं मिलेगा कि मैं प्रोवोकेशन का डिफेंस ले लूं, बिकॉज मैम यू हैड इनफ टाइम टू कूल डाउन, टू थिंक ट्वाइस। हालांकि वो कूल डाउन नहीं होके यू आर रादर प्लान्ड टू किल दैट पर्सन, तो वो मर्डर में आएगा, फिर वो आपके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में नहीं आएगा। सेकेंड है सडन फाइट, अचानक से कहीं पे झगड़ा हो जाए, शुरू धक्का मुक्की शुरू हो जाए और किसी को ऐसा डेथ कॉज हो जाए तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। मर्डर का एक्सेप्शन होगा, मतलब किस में जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। थर्ड इज एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर एक्सीडेड इन गुड फेथ। पुलिस ऑफिसर था, वो एक अक्यूज को अरेस्ट करने गए, अक्यूज को अरेस्ट करने गए तो जाहिर सी बात है ना कि लीगल पावर्स है उनके पास अरेस्ट करने का, लेकिन इन्होंने अपने पावर्स को एक्सीड कर दिया। भाग रहा था वो पर्सन,
तो उन्होंने सोचा कि ये भाग रहा है, डेथ से पनिशेबल ऑफेंस इसने किया है, इसको पाँव में गोली मारते हैं ताकि ये रुक जाए और हम इसको अरेस्ट कर लें। इतना उनके पास पावर था दैट दे कैन यूज सफिशिएंट फोर्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर अरेस्ट। ओके, बट हुआ क्या, गोली मारते हुए उसको पैर में नहीं, उसको सीने में लग गई। तो इन दैट केस बेटा पावर एक्सीड किया है उन्होंने, लेकिन पावर कैसा था, लीगल पावर था। लीगल पावर को एक्सीड किया ना तो मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डेफिनेटली जाएगा। मतलब सजा तो मिलेगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है ना कि आपको लीगल पावर्स दे रखा है, यू कैन कॉज एनी डेथ और यू कैन कॉज एनी ऑफेंस और यू कैन कॉज द डेथ ऑफ एनी पर्सन। नो, एक्सीडेड पावर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा, मर्डर में नहीं जाएगा। ओके, फोर्थ बोल रहा है एक्सेस फोर्स वाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे पावर कब एक्सीड कर रहे थे, गुड फेथ में, जब आपको पावर दे रखा था, जब पावर आपका लॉफुल था। यहाँ पे हम प्राइवेट डिफेंस का पावर एक्सीड कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन बेटा आपको एक चाटा मारता है तो आप भी क्या करोगे, वापस से एक चाटा मारोगे या दो चाटा मारोगे, तीन चाटा मारोगे, आपने लाके उसको तलवार से काट दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सीडिंग योर प्राइवेट डिफेंस। मुझे प्राइवेट डिफेंस दिया है तो आई विल एक्सरसाइज माई प्राइवेट डिफेंस इन ओनली इन दैट प्रपोर्शन और ओनली इन दैट रेशियो टू विच आई कैन इंश्योर कि यहां मेरा थ्रेट खत्म हो जाए। सो रेशियो और प्रपोर्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज ऑलवेज टू बी इन इक्विवेलेंस या फिर इन इक्विटी टू योर threat. It always has to be in proportion to the threat that is or the harm that is being caused to you. कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। If you exceed और वहां पे डेथ कॉज हो गई, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा, मर्डर में नहीं जाएगा। किसी पर्सन ने अपनी कंसेंट दे दी तो माना उसने अपनी कंसेंट दे दी, तो कंसेंट का ये मतलब नहीं है ना कि आप उसकी डेथ कॉज कर दो। अगर उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दी है तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आने वाला है। सो यू नीड टू रिमेंबर कि अगर ये 5 एक्सेप्शन है मर्डर के तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये चीज थोड़ी सी अच्छे से ध्यान रखना बेटा, स्पेसिफिकली मैं एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ। ओके, चलो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग दैट मैच द फॉलोइंग। चलिए जी मैच कीजिए, डाउरी डेथ, हाउस ब्रेकिंग, असॉल्ट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो इट इज व्हाट, डाउरी डेथ 3, हाउस ब्रेकिंग आया है, फिर आपको असॉल्ट आया है, फिर बेटा आपको क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आया है। सो इट इज 3 4 2 1। It is what? Question number 20, 3 4 2 1, 3 4 2 1. So option number C is correct. ऐसे direct question that is index based question भी आपको देखने को मिलेंगे। चलो, question number 22, it says section number 76 of IPC provides that nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of। 76 बोला है। We know कि हमारे पास जनरल एक्सेप्शंस में मिस्टेक दो तरीके की दे रखी है, एक दिया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दूसरा दिया है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहां है, सेक्शन नंबर 76, मिस्टेक ऑफ लॉ है सेक्शन नंबर 79। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वर्ड क्या है बेटा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको वर्ड क्या दिखेगा, बाउंड बाय लॉ। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या दिखेगा, वर्ड सेक्शन नंबर 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सिंपल सा ध्यान रखो, बी पहले आता है, जे बाद में आता है। बी पहले आता है, जे बाद में आता है। तो 76 पहले आता है तो उसमें बाउंड बाय लॉ, एंड जे बाद में आता है मतलब 79 में जस्टिफाइड बाय लॉ। ओके, मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में था इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। क्लियर है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट believes himself to be bound by morals to do it ना बाबा ना। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सीधा सीधा इस डेफिनेशन से आया सेक्शन नंबर 76 की। फटाफट से सेक्शन नंबर 76 एंड 79 को रिवाइज करेंगे स्टूडेंट। देखो ये दोनों सेक्शन आपस में क्या बात करते हैं। सेक्शन नंबर 76 आईपीसी कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, एंड मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है उसको, लॉ का मिस्टेक नहीं है, इन गुड फेथ बिलीव्स कि वो बाउंड है लॉ के द्वारा, लॉ से बाउंड करता है। अगर कोई हायर अथॉरिटी ने किसी पर्सन को, जल्लाद को बोला है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ कॉज करो या इस पर्टिकुलर पर्सन को जाके अरेस्ट करो, पुलिस ऑफिसर को बोला, एंड वो किसी और पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, जबकि उसको पता है कि वारंट मुझे बोल रहा है, पावर दे रहा है अरेस्ट करने का, मैं बाउंड हूं उस वारंट से, किसी और पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, तो वहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है। वो अपने आप को बाउंड समझ रहा है उस वारंट से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए। सो दैट विल गो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और इसका लैटिन मैक्सिम क्या है, इग्नोरेशा फैसिट एक्सक्यूसिड, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। लेकिन सेक्शन नंबर 79 क्या बोलता है, इग्नोरेशा ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिड, ignoratia juris non excused, which means mistake of law is not excusable because the state presumes that every person must know the law of his land or knows the law of his land.
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, और who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law. बेटा उसको लॉ की भूल नहीं है, बट वो खुद को ये समझ रहा है कि लॉ मुझे जस्टिफाई करता है, मुझे पावर देता है इतना करने का, गलत लॉ एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो. ओके, इन गुड फेथ believes himself to be justified by law in doing that thing. So this is your section number 76 and section number 79. देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है. अगला क्वेश्चन है आपके पास, A with intention to kill shoots aiming at B. B की साइड शूट कर देता है, इंस्टेड C gets killed. इंटेंशन किसका था उसको मारने का? इसका इंटेंशन बेटा था यहाँ पे पर्टिकुलरली B को मारने का, लेकिन मर कौन गया? C मर गया. मतलब जो आपका मैलिस था B को मारने का, वो ट्रांसफर हो गया C की तरफ. सो दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस. The principle of holding a liable is known as section 106, that is doctrine of transfer of malice. Doctrine of intention, doctrine that no one can escape. ऐसा कोई doctrine आप IPC में particularly general या मैं कहूँ general exception में भी private defense में नहीं पढ़ते हैं. It is doctrine of transfer of malice. Clear है? आपने किसी और को वहां पे जान से मार दिया. Clear है? सारे exceptions ये आपको specifically बेटा offenses against body में भी देखने को मिलेगा. Clear है? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सिमिलर है. 2014 में भी बेटा सेक्शन नंबर 34 एंड 149 का डिफरेंस पूछा, फिर से 2015 में पूछ लिया है. डिफरेंस बिटवीन सेक्शन नंबर 34 एंड 149 इज दैट, लेट्स सी क्या बोल रहा है. Whereas in 34 there must be at least 5%. देखते ही काटो भैया, 34 तो 5% मेंशन ही नहीं कर रहा. इट इज द क्रक्स और इट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 149. बी बोल रहा है 149 इज अ रूल ऑफ एविडेंस वेयर 34 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस. ना पापा ना, ये तो ऑफेंस की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा है, 149 ऑफेंस की कैटेगरी में आता है. इट इज सेक्शन नंबर 34 व्हिच लेज डाउन द रूल ऑफ एविडेंस. सी बोल रहा है सेक्शन नंबर 34 रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एब्सोल्युटली इन एक्शन, whereas 149 रिक्वायर्स मियर पैसिव मेंबरशिप. आप मियरली उसके पैसिव मेंबर हो, एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो भी यहाँ पे 149 में पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू बी अ सब्सटैंटिव स्पेसिफिक ऑफेंस. सेक्शन 34 नीड नॉट be joined with the principle of offense, while 149 must be combined with principle offense. कोई जरूरी नहीं है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है. So it is option number C, that is absolutely correct. In fact ये तीनों ही options as it is same है जो कि 2014 में आपको आ चुके हैं, जो कि 2014 में आपने देखे हैं. सो आईपीसी सही बोलूं, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिल सकते हैं. बस ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, offenses against property, general explanations and general exceptions. सब अच्छे से ये चीजें अच्छे से पढ़ के जाना. आपका डीजीएस में आईपीसी में नहीं चूकोगे, आईपीसी में भी अच्छे खासे सवाल देखने को मिलेंगे. मिनिमम 15 मैक्स 20-25 तो आपको आराम से देखने के मिलेंगे. हालांकि पेपर जो है, अगर मैं डीजीएस का बोलूं, अगर क्वेश्चंस का रेशियो बोलूं, हल्का सा अनप्रेडिक्टेबल है, बट बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं है. ऐसे चैप्टर्स या मैं जो बोलूं ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो कि सब्सटैंटिव लॉ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोसीजरल लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्सटैंटिव लॉ, दैट इज आईपीसी हो गया है, पॉक्सो हो गया है, ये सारे में इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ के जाना है. मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर सेक्शन नहीं पढ़ा है, सेक्शन नंबर याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ के जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर दिलवाएगा, बिकॉज डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं. देन यू विल रिग्रेट कि सेक्शन तो पढ़ लिया था और सेक्शन के नीचे हमारे पास इलस्ट्रेशन था और हमने इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ा. सो मेक श्योर टू लर्न ऑल द इलस्ट्रेशन. एंड डीजीएस का सबसे बड़ा जो आईपीसी का भी बोल दूं तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना. एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सेप्शंस. मैं चैप्टर के ही एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सेक्शंस के एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सेप्शंस की भी. क्लियर है? तो आईपीसी इंटरेस्टिंग रहेगा. आईपीसी का सिर्फ ये एक ही सेगमेंट नहीं रहेगा, हम एक और आईपीसी का सेगमेंट कवर करेंगे, जो कि आपको 1-2 दिन में एक और क्लास देखने को मिलेगी. बिकॉज आईपीसी थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में इसका जो क्वेश्चंस है उसको लेंगे और उसके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको रिवाइज करेंगे. तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हो गए जिनमें और न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम कवर करेंगे. कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे पीवाईक्यूज को रिवाइज करो ही करो. जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जहां से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, या जिस टॉपिक को कवर करके आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन रिवाइज हो जाता है, वो सारे टॉपिक जरूर कवर करो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए. नाउ दिस द हाई टाइम दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मग अप एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन योर पेरेक्ट, बट all that you can expect is that you can revise the major portion, जहां से major questions आते हैं, जो आपका major chunk of question रहेगा, जो कि आपको questions के marks भी दिलवाएगा.
Okay, so yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you so much.